हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने जो भी हमारा चैप्टर चल रहा था उसको खत्म कर दिया। आज नया चैप्टर चालू करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो भी कंस्ट्रक्शन थे जितने भी सारे खत्म कर दिए। सर्कल के कंस्ट्रक्शन खत्म हो गए, उसके बाद ट्राइंगल खत्म हो गया। रेडी? सो आज स्टैटिस्टिक चालू करेंगे। स्टैटिस्टिक पोर्शन का एक चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 14। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 14 के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। 9th के अंदर भी स्टैटिस्टिक था, इवन 8th में भी स्टैटिस्टिक था, लेकिन वहां पे बहुत ही छोटे लेवल पे स्टैटिस्टिक दिया हुआ था। स्टैटिस्टिक को लेके आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, अलग अलग टाइप के जो भी हमारे क्वेश्चन है, इक्वेशन है, उसको हमने पढ़ा। देन आफ्टर दूसरी एक चीज खास हमने क्या पढ़ी कि स्टैटिस्टिक जो है वो हमारा जो भी डेटा होता है वो डेटा को क्या करता है, थोड़ा कंप्रेस करता है। रेडी? डेटा को क्या करता है, कंप्रेस इन द सेंस कि वो जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है उसको छोटा कर देता है और आसानी से हमें क्या करता है, आंसर लेके दे देता है। ठीक है। 9th के अंदर हमने जो स्टैटिस्टिक पढ़ा उसके हमने 4 पार्टीशन पढ़े थे। वो पार्टीशन जो थे, वो पार्टीशन को लेके खास आज में बात करनी है कि 3 चीजें थी। एक मीन, दूसरा मीडियन और उसके बाद मोड। क्या? मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, ये 4 चीजों के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लिया, पर आज थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। 9th के अंदर जो आया था उसके अंदर मीन, उसका एक फॉर्मूला था। मीडियन के छोटे छोटे 2 फॉर्मूला थे। मोड के बारे में तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं। मोड के अंदर तो हमें सीधा आंसर लिखना था। ठीक है, कि जो भी रिपीटेड फ्रीक्वेंसी होती है वो रिपीटेड फ्रीक्वेंसी ही मोड कही जाती थी। लेकिन अभी 10th के अंदर हमें ये तीन पार्ट को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, खास करके मीन को। मीन के फर्दर अलग अलग टाइप की जो भी मेथड है वो मेथड के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। हर एक एक्सरसाइज, हर एक अलग अलग प्रकार के पार्टीशन के ऊपर बेसिस है। जैसे कि पहली जो है मीडियन के ऊपर है, उसके बाद मोड के ऊपर है, माफ कीजिए, पहली मीन के ऊपर है, फिर मोड के ऊपर है, फिर मीडियन के ऊपर है। ठीक है, और आखिरी एक्सरसाइज जो है वहां पे हम थोड़े से ग्राफ का इंफॉर्मेशन लेंगे। जहां पे जो ग्राफ है उसके अंदर बहुत ही काम की चीज आने वाली है, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। ठीक है, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई हुई है और आगे जाके जो बच्चे कॉमर्स लेने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा काम में आएगा। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा। आज का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसके अंदर आपने अगर प्रॉपर ध्यान दे दिया तो आपके आगे आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उसके अंदर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चालू करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो 3 पार्ट है हमारे स्टैटिस्टिक के। एक है मीन, एक है मीडियन और एक है मोड। ठीक है ना? ये 3 हमारे पास क्या है हमारे स्टैटिस्टिक के मेन 3 पार्टीशन, मीन, मीडियन एंड मोड। इनको दिखाने के कुछ प्रॉपर सिंबल है। जैसे कि मीन को दिखाने के लिए मैं एक्स बार का यूज करता हूं, मीडियन को दिखाने के लिए मैं कैपिटल M का यूज करता हूं और मोड को दिखाने के लिए मैं Z का यूज करता हूं। ठीक है, मीन जो है वो अलग अलग फॉर्मूला के बेसिस पे अगर हम देखने जाए, मेथड के बेसिस पे देखने जाए तो मीन के बहुत सारे पार्टीशन हो जाते हैं, बराबर। बट मीडियन और मोड वो दोनों में एक एक ही फॉर्मूला है। मीडियन के अंदर आपने 9th के अंदर 2 छोटे छोटे फॉर्मूला पढ़े थे कि मेरे पास जब ऑड फ्रीक्वेंसी हो तब और मेरे पास जब इवन फ्रीक्वेंसी हो तब मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास जब इवन फ्रीक्वेंसी होती थी तो आप यूज करते थे n+1/2। n हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता था और ऑड नंबर जब होता था तो हम क्या लिखते थे, n/2 नंबर का ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 नंबर का ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो इन शॉर्ट वो दोनों चीजें मीडियन के लिए थी। बट उस वक्त भी मैंने बताया था 9th में भी और अभी भी बता रहा हूं। 9th के जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने ये चीज बताई हुई है, अभी भी बता रहा हूं कि स्टैटिस्टिक उसके जो भी फर्दर पार्टीशन है उसमें मीन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मीन को बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मीन जो है उसका मतलब जनरली अगर हम देखने जाए तो मेरे पास जो भी डेटा होता है, डेटा कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डेटा रिपीटेड भी हो सकता है, डेटा नॉन कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे मेरे पास क्लासिफिकेशन हो सकते हैं डेटा के। ठीक है, अब तक आप लोग जो मीन पढ़े थे उसके अंदर एक नॉर्मल सी बात, जैसे कि भाई मेरे पास 1 से 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉर एग्जांपल चलिए छोटा सम लेते हैं, मेरे पास 1 2 3 4 5 इतने 5 नंबर है, उसका मीन क्या होगा। तो आप क्या कर देते थे,
जितने ऑब्जर्वेशन है उसका टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते थे। यानी कि एक नॉर्मल सा फॉर्मूला आप मीन के लिए यूज करते थे, नॉर्मल फॉर्मूला मीन के लिए यूज करते थे। क्या था वो? फिलहाल जब 9th की बात है, 9th के अंदर आप लोग क्या करते थे भाई, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा। ये साइन याद रखिए, इस साइन को क्या कहते हैं, सिग्मा। ठीक है ना, सिग्मा मतलब कि सबका समेशन यानी कि टोटल। रेडी, सिग्मा मतलब सबका समेशन या तो टोटल। रेडी, सिग्मा xi अपॉन सिग्मा fi, या तो आप यहां पे n भी लिखते थे, यानी कि फ्रीक्वेंसी जितनी है उसका टोटल सिग्मा fi भी लिख सकते हैं। और नॉर्मल आप जो 9th में यूज करते थे वो तो n ही लिखते थे। क्या भाई, xi क्या था, मेरे ऑब्जर्वेशन, क्या मेरे जो भी ऑब्जर्वेशन थे वो ऑब्जर्वेशन, और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, दोनों में फर्क है, समझना बच्चों, दोनों में बहुत फर्क है। अगर मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, तो 5 ऑब्जर्वेशन तो 5 नीचे आएगा, बट ऊपर समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, ऐसे। सो ये नॉर्मल हम यूज करते थे, नॉर्मल समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन के अंदर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था मीडियन को, कि अगर मेरे पास ऑड नंबर है, क्या अगर मेरे पास ऑड नंबर है, या तो मेरे पास क्या है, या तो मेरे पास इवन नंबर है। क्या, 2 चीजें थी, अगर मेरे पास ऑड नंबर है या तो मेरे पास इवन नंबर है। अगर मेरे पास ऑड नंबर होते थे तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता था ऑड नंबर के लिए? जैसे भाई मुझे मीडियन ढूंढना होता है तो मैं क्या करता था, n/2 नंबर का ऑब्जर्वेशन, यानी कि n/2 ऑब्जर्वेशन। ये सब 9th की बात है, ये 9th में हम ऐसा करते थे। 10th में थोड़ा अपग्रेड लेवल पे सीखना है, n/2 नंबर का ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 नंबर का ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। सिंपल। इवन नंबर जब मेरे पास होता था तब मैं क्या यूज करता था, जब मेरे पास इवन नंबर होता था तब n + 1/2 उतना वे नंबर का ऑब्जर्वेशन। रेडी। और मोड के लिए तो हम कुछ और ही लिखते थे, मोड के लिए तो हमने कोई फॉर्मूला का यूज ही नहीं किया था। हम क्या कर रहे थे, मोड मींस नॉर्मली मोड इज इक्वल टू, जिसको हमने z से इंडिकेट किया था, इज इक्वल टू रिपीटेड फ्रीक्वेंसी, माफ कीजिए ऑब्जर्वेशन, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, वही क्या कहे जाते थे, मोड। रेडी ना, आप रिपीटेड ऑब्जर्वेशन या तो लिख सकते हो नंबर ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। क्लियर, क्या नंबर ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, वही मेरे क्या कहे जाते थे, मोड। बट अब चेंज आएगा। ये सारी चीजें तो बेसिक थी, आपको पता चले कि हमारा स्टैटिस्टिक क्या है वो। 10th के अंदर अब हमें कुछ और चीज की बात करनी है। 10th के लिए हमें जो पढ़ना है उसके बारे में खास ध्यान रखो बच्चों। ये चीज तो आपके एमसीक्यू के लिए काम में आएगी, क्योंकि इसमें से भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं। बट 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो फॉर्मूलाज का डिस्कशन करना है, जो फॉर्मूलाज को लेके हमें न्यूमेरिकल करने हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले फटाफट ये लिख दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख दीजिए फटाफट। चलिए बच्चों, ये तो 10th की, माफ कीजिए ये तो 9th की बात थी। अब 10th की बात करते हैं, हमें क्या पढ़ना है, हमें कौन से फॉर्मूला का डिस्कशन करना है, कौन से फॉर्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल करना है, उसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो स्टैटिस्टिक है वो स्टैटिस्टिक 3 पार्ट में डिवाइड है, मैंने जैसे आपको बताया। क्लियर। सबसे पहला पार्ट जो है वो क्या है, सबसे पहला पार्ट है मेरा मीन, इंडिकेशन आपको पता है x बार। दूसरा पार्ट है मेरा मीडियन, और तीसरा पार्ट इंडिकेशन कैपिटल M, और तीसरा पार्ट है मेरा मोड
इंडिकेशन z, ठीक है। ये तीन चीजों के बारे में पढ़ना है इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ध्यान दीजिए ज्यादा, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मुझे आने वाले जितने भी लेक्चर होते हैं उसका एक नॉर्मल सा ओवरव्यू आपको देना होता है। अगर आप इस लेक्चर को प्रॉपर्ली दिमाग में बिठा लेते हो तो आगे आपको बहुत कम दिक्कत होती है। वरना बच्चे आगे लेक्चर में बीच में से कोई एक लेक्चर देख लेते हैं और फिर ऐसे कहते हैं सर पता नहीं चला, लेकिन पहले से आप लेक्चर देखेंगे तो ज्यादा पता चलेगा, ठीक है। चलिए, मीडियन, मीन एंड मोड। उसके अंदर जो मीन है सबसे पहले उसकी बात करते हैं, मीडियन और मोड की बात में डिस्कस करते हैं। मीन के लिए आप नॉर्मल जो फॉर्मूला पढ़े थे अभी, वो कौन सा था? x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। रेडी? अब आगे 9th के अंदर आप जो भी फॉर्मूला पढ़े वो सारे के सारे फॉर्मूला एक नॉर्मल डेटा के लिए थे भाई, 1 से 10, 1 से 100 ऐसे डेटा के लिए। बट 10th के अंदर आपके पास डेटा बदल जाएगा। आपको जो डेटा दिया जाएगा वो टेबुलर फॉर्म में दिया जाएगा, टेबल वाले फॉर्म में दिया जाएगा। दूसरा, आपको xi और fi दोनों की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। मींस xi और fi क्या है, सबसे पहले वो बता दो। आपको टेबल जो दिया जाएगा उसमें पहली लाइन जो होगी वो xi की होगी, दूसरी लाइन जो होगी वो fi की होगी। रेडी? ऐसे आपको पूरा टेबल दिया जाएगा, क्लियर? ऐसे कंटिन्यू टेबल ऐसे चालू रहेगा, ठीक है। ऐसे टेबल दिया जाएगा जिसके अंदर ये जो xi है, xi वो क्या होंगे भाई? मेरे ऑब्जर्वेशन होंगे। xi क्या है? मेरे ऑब्जर्वेशन होंगे। fi क्या होगी? मेरी फ्रीक्वेंसी होगी, क्लियर? xi क्या होगा? मेरा ऑब्जर्वेशन होंगे, सॉरी xi क्या होंगे? मेरे ऑब्जर्वेशन होंगे और fi मेरी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन 9 तक जो दिए थे वो नॉर्मल डेटा के फॉर्म में थे, क्योंकि नॉर्मल डेटा इन द सेंस जो डेटा होता है हमारा अलग अलग टाइप के जितने भी हमारे पास डेटा होता है वो डेटा को हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड और एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मल भाषा में समझाओ, डेटा जो होता है वो डेटा हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड और एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर? डेटा जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड और एक हो जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने जो बताया ना 1 से 10, 1 से 100 वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि लाइन है। बट डिस्ट्रीब्यूटेड 1 से 100 को मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया भाई, 1 से 10 का बंच, 11 से 20 का बंच, 21 से 30 का बंच, 31 से 40 का बंच, ऐसा मैंने उसको क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बराबर? यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे दो पार्ट हो जाते हैं। हमने 9th में जितने भी डेटा गिने, नॉर्मल केसेस बोल रहा हूं, दूसरे हमने डिस्ट्रीब्यूटेड के भी डेटा गिने थे वहां पे, लेकिन बहुत कम थे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड ज्यादा पड़े थे। डिस्ट्रीब्यूटेड के भी अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बंच बनाए, मैंने दो बंच बनाए, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो वो क्या हुआ? कंटीन्यूअस, यानी कि रिपीटेड, कंटीन्यूअस। क्या ये जो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड वो कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन वही डेटा जो था 1 से 100 का, मैंने उसको कुछ ऐसा बनाया होता तो 1 से 10, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 95, 95 से 100। तो ये कुछ अनबैलेंस डेटा हुआ, यानी कि कंटीन्यूअस नहीं बल्कि क्या हुआ? वो डिसकंटीन्यूअस। क्या? डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, बराबर? हमें यहाँ पे दोनों चीजों के बारे में बात करनी है, एक डिसकंटिन्यूड और कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस के बारे में भी बात करनी है और कंटिन्यूअस के बारे में भी बात करनी है, लेकिन 99% सम हम गिनने वाले हैं किसके? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के। यानी कि आपको पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया जाएगा, बट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होने वाला है उसके अंदर भी फर्दर दो पार्ट हो जाएंगे, दो पार्ट हो जाएंगे। कैसे भाई? जैसे मैं नॉर्मल सम की बात करता हूं, आपको दिया जाए कि 1 से 100 का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पहले से बना के दे दिया, 9th में आपको डिस्ट्रीब्यूशन करके देना था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करके दिया होगा। 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, एक ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, ऐसा भी लिख सकता हूँ, सही है ना? 41 से 40, 31 से 40 और 41 से 50। तो ये दोनों में फर्क क्या है? डिफरेंस तो सेम है बट रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी कि एक एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, उसमें रिपीट नहीं हो रहा था। 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, बराबर?
तो इसके अंदर भी क्या करना है वो भी जाके हम आगे देखेंगे, बट डेटा समझ लीजिए इस तरीके का डेटा होता है। एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डिस्ट्रीब्यूटेड भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 100 है उसको बंच वाइज डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉपर, 1 से 10 का बंच, 20 का बंच, 30 का बंच, 40 का बंच, 5 का बंच, रेडी, उसको कहते हैं कंटीन्यूअस, सॉरी बंच में भी कंटीन्यूअस चलना, 10 10 का ही गैप, ऐसा नहीं कि पहले 10 का गैप फिर 20 का गैप फिर 25 का गैप फिर 35 का गैप, ऐसा नहीं, बट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो डेटा समझ में आ गया ना। अब हमारे फॉर्मूला की ओर आता है, ये जो था वो डिस्कंटिन्यूटेड, माफ कीजिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड के लिए था, नॉर्मल सी, जब आपको सिर्फ xi दिया हो तब, बट जब मुझे xi और fi दोनों दिया हो टेबल बना के, भले अनडिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब कि लाइन में है, बट xi और fi दोनों दिया हो तब मुझे इसी के ही जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ सिग्मा xi बाय सिग्मा fi, मतलब कि fi का भी टोटल, सिग्मा का मतलब बच्चों समझ लो, कुछ बच्चों को सिग्मा का मतलब ही नहीं पता, सिग्मा मतलब क्या, समेशन, एडिशन, समेशन या तो एडिशन, सिग्मा का मतलब क्या, समेशन या तो एडिशन। भाई मैं कहूं सिग्मा x तो x जो भी होगा उसका सबका क्या होगा, समेशन। भाई मैंने लिखा सिग्मा xi, क्या लिखा, सिग्मा xi बराबर, तो सिग्मा xi का मतलब क्या होगा, सिग्मा xi मतलब xi जितने हैं सबका टोटल, जिसके भी आगे ये सिग्मा लगता है वो क्या बना देता है, सबका टोटल बना देता है, बराबर। चलिए, सो x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi बाय n इज इक्वल टू सिग्मा xi बाय fi, ये नॉर्मल फार्मूला है मीन का। अब उस मीन को मैंने आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अकॉर्डिंग टू मेथड 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक फर्स्ट मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड, कौन सी मेथड, डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट मेथड, रेडी, डायरेक्ट मेथड। एक एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम्ड मीन मेथड, देन एक स्टेप डेविएशन मेथड, रेडी। 3 मेथड है क्या, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, क्लियर। अब इसके अंदर तीनों कोई भी सम आप कोई भी मेथड से गिन सकते हो, तीनों का आंसर क्या रहता है, मस्ट बी सेम, आंसर क्या रहता है, सेम। आप किसी से भी गिनो, ये चीज याद रखना। जैसे हम आपको याद हो तो थर्ड लेसन के अंदर आपको 3 मेथड मैंने सिखाई थी, थर्ड लेसन के अंदर कौन कौन सी थी, थर्ड लेसन में लीनियर इक्वेशन के अंदर इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 हमारे पास मेथड थी, क्रॉस मल्टीप्लाई था, देन आफ्टर दूसरा एलिमिनेशन था, क्लियर, रेडी, सब्स्टिट्यूशन था। तो ये सारी मेथड का कोई भी वो जो था इक्वेशन हमारे, उसको 3 में से कोई भी मेथड से गिनो, आंसर तो एक ही आता था। बट यहां पे भी क्या है, सेम, 3 मेथड जरूर है बट तीनों के अंदर फॉर्मूला भी अलग अलग है, लेकिन आंसर तीनों में क्या आने वाला है, सेम, ठीक है। चलिए, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। नाउ तीनों के फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करते हैं। डायरेक्ट मेथड जो है उसका फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा, अब देखिए यहां पे 2 पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट, आपको fi और xi दोनों दिए हुए होंगे, तो हमें क्या करना होगा, सिग्मा, ये नॉर्मल है बट ये सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, क्या, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, यानी कि मीन के सम गिनते वक्त आपको नई नई कॉलम्स बनानी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे मुझे तो 2 ही डेटा दिया हुआ है, भाई मैं कॉलम बनाऊंगा नॉर्मल, यहाँ पे जैसे साइड में दिखाता हूं थोड़ा इधर। पहले तो मुझे, अगर मैं ये मेथड गिन रहा हूं, मेरे पास ये 2 डेटा है, तो मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, टेबल के अंदर xi का सारा डेटा भर दूंगा, उसके बाजू में कौन आ जाएगा, fi का सारा डेटा आ जाएगा, रेडी, समझ में आई बात, fi भर दूंगा पूरा, ओके। ऐसे मुझे टेबल बनाना पड़ेगा, जो भी डेटा दिया होगा, xi का डेटा और fi का डेटा जो भी दिया होगा, जैसे कि यहां मुझे दिया भाई 1 2 3 4 5 6 7 व्हाटएवर जो भी दिया होगा, बराबर। तो यहाँ पे fi के अंदर मैं डेटा भर दूंगा। अब
ये फॉर्मूला के अंदर मुझे वैल्यू रखने के लिए मुझे और क्या भरना पड़ेगा, मुझे भरना पड़ेगा FI/XI। क्या भरना पड़ेगा मुझे, FI/XI। तो मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हुआ एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, XI into FI। चाहे आप FI/XI लिखो, एक डेटा उसका बनेगा, एक कॉलम उसकी बनेगी। मतलब कि पहले डायरेक्ट मेथड से अगर मुझे कोई सम गिनना होगा तो मुझे 3 कॉलम बनानी पड़ेगी। सिग्मा FI मतलब तो FI का टोटल, वो तो यहीं पे हो जाने वाला है। सिग्मा FI/XI मतलब कि ये जितना भी आंसर आएगा सबका टोटल, यहाँ पे जैसे कि पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब जो भी होगा, सिग्मा FI/XI यहाँ पे आ जाएगा मेरा। फिर मुझे सिर्फ क्या करना है, उठा के वैल्यू इसमें रख देनी है, बात खत्म करेंगे। एज्यूम्ड मीन में ऐसा होगा नहीं। एज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर हमें डेटा में से कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला बनेगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI। क्या बनेगा, नया कॉलम एक DI अपॉन सिग्मा FI बराबर। एक ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। अब इसके अंदर क्या होगा, मुझे a भी ढूंढना पड़ेगा। तो मैं यहां से FI में से मैं कोई, माफ कीजिए, XI में नया जो लेने वाला हूं, यहाँ पे मेरा जो XI होगा अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो मुझे उसका मिड पॉइंट वाला कॉलम भी बनाना पड़ेगा। एक कॉलम और कंपलसरी बनेगी यहाँ पे मिड पॉइंट वाला, मतलब वो आएगा सम में मैं सिखाऊंगा। बट फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे DI की एक कॉलम बनानी पड़ेगी। मतलब अब मुझे FI/XI बनाना होगा नहीं, अब मुझे कौन सी कॉलम बनानी पड़ेगी, मुझे अब कॉलम बनानी पड़ेगी DI की। DI की कॉलम, यानी DI का फॉर्मूला क्या रहेगा, DI इज इक्वल टू XI माइनस A। A क्या होगा, A कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन होगा जो मैंने एज्यूम किया होगा। क्या एज्यूम करना है वो मैं आपको सम में सिखाऊंगा। मतलब DI क्या होगा, कोई एक ऐसा ऑब्जर्वेशन होगा जो XI, माफ कीजिए, A क्या होगा, कोई एक ऐसा ऑब्जर्वेशन होगा जो मैंने एज्यूम किया होगा जो मुझे DI देगा। मतलब कि मुझे एक DI की कॉलम भी बनानी पड़ेगी, DI इज इक्वल टू XI माइनस A। अगर मुझे DI मिल गया तो मुझे सिर्फ DI से काम नहीं चलेगा, मुझे FI DI का मल्टीप्लाई भी चाहिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक नई कॉलम मुझे बनानी पड़ेगी, FI DI। सिंपल। यही अगर मैं ये फॉर्मूला से सॉल्व करने जाऊंगा तो मुझे 4 कॉलम बनानी पड़ेगी, सॉरी 5 कॉलम। एक तो XI का जो मिड पॉइंट है वो तो बनाना ही है कंपलसरी, बराबर। सो FI DI इसका जो भी टोटल आ जाएगा उसको मैं कह दूंगा भाई सिग्मा FI DI। रेडी। DI का टोटल करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, हमें तो मल्टीप्लाइड टर्म चाहिए। सिंपल। सेम थिंग अगर मैं स्टेप डेविएशन से उसको सॉल्व करता हूं, स्टेप डेविएशन से, तो मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन C, माफ कीजिए, अपॉन n इंटू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर इंटू h दिया हुआ है। पुरानी टेक्स्ट बुक में C दिया हुआ है, C लिखो H लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है मैं आपको बताता हूं वो, क्लियर। H से फिलहाल हम लिखते हैं x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI UI अपॉन n इंटू h। आप यहाँ पे C भी लिख सकते हो क्योंकि h जो है वो क्या है, क्लास लेंथ है। 9th के अंदर उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है। क्लास लेंथ मतलब क्या, आपको कोई क्लास दिया, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये क्लास हुआ। 0 से 10 एक क्लास हुआ, 10 से 20 एक क्लास हुआ, 20 से 30 एक क्लास हुआ। तो उसकी लेंथ चेक करो भाई, 0 से 10 की लेंथ क्या है, तो 10। लेंथ मतलब क्या, लो जो हायर फ्रीक्वेंसी है, जैसे लोअर और हायर दो होता है ना, तो हायर माइनस लोअर। 10 से 20 तो 20 माइनस 10 कितना आएगा, 10। 30 माइनस 20 कितना आएगा, 10। 40 माइनस 30 कितना आएगा, 10। यानी वो क्या रहेगी मेरी क्लास लेंथ। क्लास लेंथ हर एक के लिए सेम रहती है। और FI UI, उसमें UI का जो बात है, UI वो क्या फॉर्मूला बनेगा UI का, UI इज इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H। यहां यानी कि मुझे अगर ये फॉर्मूला से जाना होगा तो मुझे कॉलम DI की जगह पे कौन सी कॉलम बनानी पड़ेगी, मुझे अब वहां पे बनाना पड़ेगा UI, यानी XI माइनस A अपॉन C। और यहां पे मुझे एक और कॉलम बनानी पड़ेगी FI इंटू UI, यहां पे भी UI। यानी कि जब वो सम पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा इस बात को। सिर्फ यहां पे नॉर्मली समझा रहा हूं कि आपको ऐसे डेटा बनाना है, बराबर। अभी
ये तीन फॉर्मूला मेरे पास आ गए। आपको कोई भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग डेटा विद द हेल्प ऑफ और सॉरी फाइंड द मीन with the help of step deviation method और with the help of direct method और with the help of assumed mean method। ठीक है, तीनों तीन के अंदर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको थर्ड लेसन में बताया था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर सॉल्व करने की सबसे इजी मेथड है एलिमिनेशन। वैसे इन तीनों में से मेरा आप सबको ये सजेशन है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा ना दिया गया हो कि सॉल्व बाय दिस मेथड, ऐसा पर्टिकुलर बताया ना गया हो, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो और तब आप लोग यूज करना स्टेप डेविएशन, क्योंकि ये इन तीनों की कंपैरिजन में सबसे इजी मेथड है। सबसे इजी मेथड कौन सी है? स्टेप डेविएशन मेथड, सबसे इजी मेथड। ओके, इजी क्यों है वो न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको ज्यादा पता चल जाएगा। ठीक है, चलो स्टेप डेविएशन की बात करते हैं। स्टेप डेविएशन के बाद मीडियन की ओर आते हैं। चलो ये तो हमने पूरी मीन के बारे में डिस्कशन कर ली, अब मीडियन की ओर आता है। मीडियन जो है वो क्या है, सबसे पहले उसकी बात कर लेता हूं। जो काम की चीज नहीं है उसको रफ कर देते हैं। चलिए मीडियन की ओर आते हैं। मीडियन को इंडिकेट किससे करेंगे? एम से। तो नॉर्मल जो फॉर्मूला था वो एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी के लिए था, लेकिन अब तो हमारे पास एक्स आई और एफ आई दोनों टाइप की फ्रीक्वेंसी होगी, बराबर? दोनों टाइप की होगी ना फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे एक और चीज नई ऐड होने वाली है मीडियन में, वो है सी एफ। क्या है? सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ क्या है मैं आपको सम के अंदर जब आएगा तब बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, m इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। क्या? m इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। ये किसका फॉर्मूला है? मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला, बराबर? क्या क्या है वो चीजें बता दूं। एल जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी रहेगी जो भी हम चूज करने वाले हैं, एन उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी रहेगी, एन मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगे, सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी, एफ फ्रीक्वेंसी रहेगी मीडियन की, सी यानी कि एच, आप यहाँ पे एच लिखिए क्योंकि आपको एनसीईआरटी में एच दिया हुआ है, क्लास लेंथ रहेगी। ठीक है, क्या है सम गिनेंगे तब पता चलेगा, लेकिन आपको फिलहाल इस बात को अच्छी तरीके से, चाहे 10 बार लिखना पड़े 20 बार लिखना पड़े, तो फॉर्मूला याद रख लेना है, क्योंकि फॉर्मूला के भी एक या आधा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला खास रख देना ना। मोड की ओर आता है। मोड को इंडिकेट करेंगे किससे? जेड से। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने मीड को एक्स बार से इंडिकेट किया, मीडियन को एम से इंडिकेट किया, वैसे मोड को किससे इंडिकेट करेंगे? जेड से। तो जेड के लिए आप लोग खास याद रख लो, क्या फॉर्मूला? जेड इज इक्वल टू एल प्लस, नॉर्मल सी बात समझना, क्या z इज, माफ कीजिए l नहीं आएगा, यहां पे जैसे l है क्योंकि ये तो मीडियन के अंदर इसलिए आएगा। मोड के अंदर, क्योंकि 9th के अंदर मोड क्या सीखा था? रिपीटेड फ्रीक्वेंसी को मोड कहा था, लेकिन वो किसके लिए? जब हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का डेटा हो तब। बट जब हमारे पास एक टाइप का डेटा नहीं है, हमारे पास xi और fi दोनों है, तब हमें क्या करना है? ठीक है, तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपको डेटा दिया है xi और fi के फॉर्म में, उसके अंदर से जैसे मैंने मीडियन के अंदर एक अलग सा फॉर्मूला लिखा, वैसे मोड के अंदर भी अलग सा फॉर्मूला आने वाला है। ठीक है, लिख लीजिए z इज इक्वल टू, अब यहां पे मैंने l इसलिए रफ कर दिया क्योंकि आपको पता चले कि कुछ फॉर्मूला के अंदर, कुछ टेक्स्ट, कुछ मटेरियल के अंदर l दिया हुआ है पीछे की साइड पे, बट आप आगे लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे लिखो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, z आप लिख सकते हो आगे अगर लिखना चाहो तो l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, यानी कि आप c भी लिख सकते हो वहां पे। रेडी? क्या याद कर लो फिर से एक बार, z कुछ फॉर्मूला में ये पूरा दिया है ब्रैकेट में, उसके बाद l करके दिया, आप कोई भी याद रख सकते हो। क्या? z इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2
ब्रैकेट कंप्लीट इनटू h यानी कि इंक्रीजिंग जो भी आपका क्लास लेंथ है वो, ये दोनों चीजें ऐसी है उसमें इसके अंदर आपको टेबल बनाना पड़ेगा। यहां आपको टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, यहां पे डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इन शॉर्ट नॉर्मल आपको लैंग्वेज में कहूं तो ये सारी बातें जो मैंने आपको अभी बताई है वो एक जानकारी है। आपको डायरेक्ट ये 1 2 3 4 5 ये 5 फॉर्मूले कंपलसरी 5 टाइम लिखने हैं। क्या कंपलसरी 5 टाइम लिखना है, और वो 5 टाइम लिखोगे तो ही आपको ये सारे फॉर्मूला दिमाग में बैठेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं, क्या कि ये तीनों को जोड़ता हुआ भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या ये तीनों को जोड़ता हुआ भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जो पूछा गया है एमसीक्यू के अंदर, बहुत सारी बार पूछा भी गया है और उसके अंदर से आता भी है। ठीक है, याद रखिएगा क्या z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। क्या z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। z जहां पे मेरा मोड है, m मेरा मीडियन है, x बार मेरा मीन है। ठीक है, ये तीनों को लेके 3 में से कोई भी 2 का डेटा दिया जाता है। क्लियर, या तो दूसरे ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अंदर कोई 2 के इक्वेशन बनते हैं, उसको हमें सॉल्व करना रहता है। बट ये चीज बहुत सारी बार पूछी गई है एमसीक्यू के अंदर, तो ध्यान रखिएगा इस चैप्टर के एमसीक्यू या वन वर्ड के क्वेश्चन जो निकलते हैं वो इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर बच्चों हमने जो भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो फॉर्मूला खास ध्यान रखना आपको, वो 5 जितने भी फॉर्मूला है, 5 फॉर्मूला, वो 5 फॉर्मूला, एक 6वां आ गया, सॉरी टोटल 6 फॉर्मूला जो है वो 5 बार, नहीं आता है तो 10 बार, नहीं आता है तो 50 बार लिख के लर्न करना है। और लर्न जरूर करना है, क्योंकि फॉर्मूला अगर नहीं आया तो आपको कोई भी सम में कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।